नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आपराधिक कानूनों में सुधार की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के क्षेत्र में स्थापना दिवस पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव करने की घोषणा की। दरअसल भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860-61 में बनाई गई थी। आईपीसी की ड्राफ्टिंग अंग्रेजों के एक अधिकारी वी मैकेले ने की थी। इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि भारत का साधारण आदमी तो इसे समझ ही नहीं सकता। इसी तरह आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी जटिलताओं से भरी है। इसी कारण भारतीयों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और मुकदमे कई साल लटके रहते हैं। इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मूल रूप से वर्ष 1872 के आसपास ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। यह अधिनियम बताता है कि कौन सी चीजें साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब बदलते दौर में इन कानूनों में बदलाव की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के शासनकाल में बने कई कानूनों और नियमों को समाप्त कर जनता को अर्थहीन हो चुके कानूनों से राहत दी है, लेकिन आपराधिक कानूनों में सुधार की और आवश्यकता है। यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानूनों में सुधार की जो बात कही है उसके क्या मायने हैं, इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, स्टूडियो मौजूद हैं। विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व सचिव पीके मल्होत्रा जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्र जी से। सतीश जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जी से। ओपी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत पीके मल्होत्रा जी मैं आपसे करूंगा। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है, कानून व्यवस्था से जुड़ा है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। संसद के भीतर भी अलग अलग बिल के माध्यम से चर्चा हुई है, संसद के बाहर भी, और इस बार गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी पहल की है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? ओवरऑल क्यों जरूरी है यह मुद्दा? मनोज जी, जैसा कि आपने भी बताया, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये हमारे ब्रिटिश रूल की लीगेसी है। और आपने ये भी बताया कि हमारा आईपीसी 1860 का है, एविडेंस एक्ट 1872 का है। इसमें समय समय पर पहले भी बदलाव होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ। और पीछे कुछ एक कमेटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ताकि आम आदमी को न्याय समय पर मिल सके, उसके लिए पहले कमेटीज़ की रिकमेंडेशन भी आई। और मैं दो कमेटीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। 2000 में जस्टिस वीएस मालीमत कमेटी की ने अपनी रिपोर्ट दी थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए। और उसके बाद जब 2012 में निर्भय कांड हुआ तो उसमें जस्टिस आरएस वर्मा की एक कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी, और उसके बाद में पार्लियामेंट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2013 को पास किया। इसके अलावा भी समय समय पर सुधार होते रहे हैं, लेकिन उसके इतने सुधारों के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है, चार्जशीट फाइल करने में देरी होती है, कोर्ट में ट्रायल के ऊपर देरी होती है। और उससे होता क्या है कि हमारे जो अंडर ट्रायल्स हैं वो जेलों में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं और केस के ट्रायल में जो है बहुत समय लगता है। आज हमारे देश में कहा जाता है करीब 70% जो प्रिजन में लोग हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको हमें करना है तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही। उन्होंने सुधारों की बात कही। उन्होंने एक जब फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया उसमें भी उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि फॉरेंसिक साइंस का इन्वेस्टिगेशन के लिए अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ताकि जो ह्यूमन एंगल है जिसकी वजह से देरी होती है उसको दूर किया जाए। और साइंटिफिक मेथड से अगर होता है तो एक तो इन्वेस्टिगेशन में परफेक्शन आएगा और इन्वेस्टिगेशन जल्दी भी होगा। उसको देखते हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत इसमें सुधार की ज़रूरत है। ये पहली बार नहीं की, ये बात उन्होंने पहले भी कही। 2022 में जब क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था, उस समय भी गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम सुधार लाएंगे। आईपीसी में, सीआरपीसी में, एक्ट में और एविडेंस एक्ट में सुधार की ज़रूरत है। और अब उन्होंने ये बात को दोबारा से दोहराया है। लेकिन क्या सुधार लाए जाएंगे इसके बारे में अभी हमारे सामने बहुत सारी बातें नहीं हैं। मैं समझता हूँ कमेटी उन बातों को देखेगी आज की तारीख में जिन चीज़ों में डिले हो रही है, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है,
ट्रायल में देरी होती है, इसको किस तरह से किया जाए और किस तरह से तकनीकी सुधारों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए और ये फॉरेंसिक साइंस को यूज करते हुए हम किस तरह को ट्रायल को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, ताकि जेलों में जो लोग बंद पड़े हुए हैं उनको भी निकाला जा सके और जल्दी से जल्दी जो है ट्रायल कंप्लीट किया जा सके। इसके बारे में जो है सुधार लाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके सामने बता दूं आपको कि 2020 की एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि देश में 76% जो ऐसे कैदी हैं जो जेलों में बंद हैं वो विचाराधीन कैदी की श्रेणी में आते हैं, यानी न्याय के इंतजार कर रहे हैं। वो फैसला कोर्ट से आना है, फैसला कोर्ट तब देगी जब जांच इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। ये तमाम मुद्दा आपस में जुड़ा है, इसलिए आपराधिक संबंधी जो कानून है उसमें सुधार की बात बार बार उठती है। सतीश जी, मैं आपसे ये मुद्दा समझना चाहता हूं, क्योंकि जब यूनाइटेड किंगडम ने अपने यहां पूरा एक्ट बदल दिया, सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव करना क्यों जरूरी है? आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, मल्होत्रा साहब ने बहुत अच्छा इसकी बैकग्राउंड बता दी है, और जहां तक इसका सवाल है चेंज करने का, अमेंडमेंट करने का, वक्त के साथ साथ इसको चेंज करना है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस टाइम भी कम होता है और ये तो कमेटी के सामने ऑलरेडी है, लेकिन कुछ मुद्दे मैं रख रहा हूं कहां कहां अमेंडमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ सेडिशन का केस है 124A जो आईपीसी का है, उसके अंदर सेडिशन है और इसके अंदर कन्विक्शन रेट जो है वो 1% से भी लेस है। और इसके अंदर जो है 2019 के अंदर सिर्फ 93 केसेस फाइल हुए थे। और एक केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी कि इसको चेंज किया जाए और इन गाइडलाइंस पे इसको बनाया जाए। 23 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको उन्होंने डेफर कर दिया, यानी कि दिस लॉ जो है वो केप्ट इन अबाइंस हो गया एंड गवर्नमेंट को टाइम दे दिया कि इसको रिव्यू करने के लिए टाइम दिया जाए। तो अब ये लॉ जो है इन अबाइंस रखा हुआ है, चालू नहीं है, लेकिन इसको सेटिस्फाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा आप देखते हैं कॉमन रोज हमारे सामने केसेस आते हैं जिससे हमारे यहाँ भीड़ बढ़ती है। हेट स्पीचेस, हेट स्पीचेस के लिए अगर आप देखेंगे आईपीसी के अंदर 153A, 153B, 295A, 298A, 505 आईपीसी के अंदर प्रोविजन है और सीआरपीसी के अंदर 95 जो प्रोविजन है उसके अंदर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी चीज को बैन कर सकती है, किसी भी अखबार को बंद कर सकती है अगर उसके अंदर हेट स्पीच है। सिमिलर प्रोविजन इज अवेलेबल 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जबकि इलेक्शन के बीच में कोई स्पीच देता है तो उसके अंदर ही आ जाता है। सेक्शन 3 SC/ST एक्ट जो है हमारे यहाँ, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसके अंदर भी सिमिलर प्रोविजन दिए गए हैं। तो मेरा कहना यह है 267 लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उसके अंदर कहा गया है कि सबको एक कंसोलिडेट करके एक जगह इसको रखा जाए, इतने सेक्शंस के बजाय जो इतने सारे प्रोविजन डिफरेंट एक्ट्स में है इसको एक ही जगह लिया जाए, रीडिफाइनिंग किया जाए, इसको अडॉप्टिंग किया जाए, इसको हेट स्पीच को जो है बहुत शॉर्ट के अंदर 1 या 2 सेक्शन के अंदर कन्फाइन कर दिया जाए। तो इसके अंदर हमारा ये है कि ये एक्ट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो कम होगी और डिले कम होगी, उसका इंटरप्रिटेशन जो है एक यूनिफॉर्म बन जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे आप देखते हैं आप 211 सेक्शन है आईपीसी के अंदर 211 है, उसके अंदर फॉल्स चार्ज एंड फैब्रिकेटेड है। अगर मुझे आपको फंसाना है तो मैं फॉल्स चार्जेस, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करके किसी आदमी को फंसा सकता हूं। उसके अंदर जो फंसा रहा है या जो भी जिसने कंप्लेनेंट है, फॉल्स कंप्लेनेंट है किया है, उसके लिए पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है। लेकिन जिसको फंसाया गया अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है। तो इसके अंदर ये है कि अगर आपको जस्टिस ही करना है तो कंप्लेनेंट को भी उतनी पनिशमेंट दो जितनी की उसको विक्टिम को होने वाली थी, तो उसको पनिशमेंट किया सकता है, उसको चेंज किया सकता है। और इसके अंदर 340 सीआरपीसी के अंदर दिया गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर कोई फॉल्स एविडेंस लाता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसको भी सजा दी जाए। और लेकिन कोर्ट रेयरली, हार्डली यू विल फाइंड 1 और 2% केसेस जहां कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस लिया हो कि भाई जुडिशियल प्रोसेस के अंदर ये फॉल्स एविडेंस आई थी या फॉल्स इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आए थे, उस पर कोई एक्शन लेता नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता लो, लेकिन ट्रायल कोर्ट्स उसमें एक्शन लेते नहीं है क्योंकि रेगुलर मैटर इतने ज्यादा होते हैं कि वहां तक इनका नंबर ही नहीं आ पाता, क्या करेंगे जी। और इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है फाइन का। अगर आप सेक्शन 66, 67 देखेंगे तो उसके अंदर फाइन का प्रोविजन है। अगर कोई फाइन नहीं दे पाता, 50 रुपए का फाइन, तो उसको जो है 2 महीने की सजा होगी। 100 रुपए के फाइन पे 6 महीने की सजा होगी। आज की तारीख में वक्त के साथ साथ इसको चेंज करना चाहिए, स्केल चेंज करना चाहिए। और 357 सीआरपीसी जो विजयन का केस था 2009 सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने फाइन नहीं दे रहा तो उसको डिफॉल्ट कर देना चाहिए, उसको है बिल्कुल सतीश जी, बिल्कुल अमृत देश, बिल्कुल सतीश जी, देश अमृत काल मना रहा है, जाहिर सी बात है।
बहुत देर हुई, लेकिन अभी भी आपराधिक कानून में सुधार पे जो चर्चा हो रही है वो कितने खास इसके मायने हैं, आपकी बातचीत से इसका पता लग रहा है, इसका एहसास दर्शकों को भी होगा कि यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन ओपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं तो उर्दू फारसी के जो शब्द हैं अभी भी उसी में उलझी हुई है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो मुद्दा आता है, क्योंकि अपराधी को पुलिस ही पकड़ती है और न्यायपालिका में हाजिर करती है उसको, आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? या फिर जो जिस तरह के शब्द आते हैं, तहरीर, रोम नामचा वगैरह, आप इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे पहले के दोनों वक्ताओं ने बहुत ही विस्तृत रूप से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर प्रकाश डाला और ये कहा कि किस प्रकार इस प्रकार की चिंता कई वर्षों से की जा रही है और उसके लिए दो कमिटीज की रिपोर्ट्स भी हमारे पास है। मैलिबत कमेटी की रिपोर्ट है और जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट है। ये बात सही है कि हमारे कानून जो है, पर्टिकुलरली आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो हमारे कानून है, वो कई कई सालों के हैं, बहुत पुराने हैं, जब से 1860, 1872 इन सबों के हैं। आज हमारा देश और हमारी शताब्दी जो है वो 21वीं शताब्दी है। अपराध का स्वरूप बदलता जा रहा है। अपराध की जो परिभाषा होगी, अपराध का जो स्वरूप होगा, उसी के आधार पे हम कानून बनाएंगे, क्योंकि हमें सजा देनी है, हमें सुरक्षा देनी है। तो एज ए फॉर्मर पुलिस ऑफिसर मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार का आयाम अपराध के क्षेत्र में बढ़ रहा है, जिस प्रकार न्यू जनरेशन क्राइम्स हो रहे हैं, टेररिज्म के ऊपर, साइबर क्राइम्स के ऊपर, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर, क्राइम अगेंस्ट विमेन है, क्राइम अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, कम्युनल स्ट्राइफ है, जैसे अभी जस्टिस सतीश चंद्रा ने कहा हेट स्पीच के बारे में। हमने एज डीजीपी उत्तर प्रदेश देखा कि कितना ये कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हेट स्पीच को हम कैसे लाएं, कैसे डिफाइन करें और किस प्रकार उसमें करें। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही विकट समस्या है और मुझे बहुत खुशी है कि गृह मंत्रालय और खासकर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इस बार सोचा है कि हम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव लाएंगे। पुलिस रिफॉर्म्स जो हम लोग कई वर्षों से इस बात की चिंता कर रहे हैं और पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने चाहा कि हमारे कानून के साथ-साथ यदि हम कानून बदलेंगे तो हमारी प्रक्रिया बदलेगी, हमारे प्रोसीजर्स बदलेंगे। और जो बहुत सी चीज़ों को इन दोनों वक्ताओं ने कहा, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी पुलिस की प्रणाली जो है वो बहुत ही आउटडेटेड हो गई है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की हो, चाहे डिटेक्शन की हो, चाहे प्रोसिक्यूशन की हो और बाद में ट्रायल की हो। हम कई ऐसे समय में देखते हैं, चाहे वो पॉक्सो का केस हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, आईटी एक्ट के केसेस हो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बिफोर द पुलिस एडमिसिबल नहीं हैं। टेररिस्ट के केसेस में हमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देने की जरूरत है। तो बहुत से ऐसे आयाम हैं क्राइम के और उसी से रिलेटेड हमारी पुलिस व्यवस्था के और कानून के। तो इसमें चेंज, इसमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। इवॉल्विंग क्राइम जिस तरह बढ़ रहा है, और एक चीज मैं इसमें ये भी कह दूं कि पूरा देश और पूरा विश्व जो है वो एक तकनीकी माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और एक पैनलिस्ट ने ये भी कहा कि फॉरेंसिक साइंस को हम किस प्रकार बढ़ावा दें, और न केवल फॉरेंसिक साइंस को बल्कि उसके जितने भी हमारे मैनिफेस्टेशंस हैं, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा लोकलाइजेशन हो, डेटा प्राइवेसी हो, उन सभी चीजों को हम किस प्रकार जोड़ें, अपने एविडेंस एक्ट में जोड़ें, अपने सीआरपीसी, आईपीसी में जोड़ें, उन क्राइम्स को भी हम चरितार्थ करें। आज ऐसे बहुत से क्राइम्स हैं जिनकी परिभाषा मिलना मुश्किल है, बहुत से सोशल क्राइम्स हैं, चाइल्ड मैरिजेस है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, जिसमें हमें बहुत कुछ आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो जो मूल बातें हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो 10 से 15 साल आने वाले समय में वो डोमिनेट कर रहा है और इसका पूरा असर हमारी पुलिसिंग सिस्टम पे, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे पड़ रहा जी। है। न्यू टेक्नोलॉजीज, डेमोक्रेटिक शिफ्ट, चेंजिंग वैल्यू सिस्टम, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें हो रही हैं। इन सब चीजों के कारण हमें जरूरत है कि हम कानून की परिभाषा में बदलाव लाएं, कानून के बहुत से आयाम में बदलाव लाएं। और जी। इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातों को हम देखें कि कैसे हम एविडेंस एक्ट को, कैसे जी। हम डेटाज को, कैसे हम फॉरेंसिक्स को, इन सबों को बदलें और उनको एक समय के अनुरूप लाएं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन अगर पीके मल्होत्रा साहब, मैं समझना चाहूँ, वीडियो एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस ही अभी भी माना जाता है, प्रमुख एविडेंस उसको नहीं माना जाता है, जबकि टेक्नोलॉजी के जरिए तमाम चीज़ें बदल गई हैं। अपराध में जो घटित हुआ उसमें वीडियो एविडेंस एक प्रमुख एविडेंस होना चाहिए, ऐसी मांग उठती रही है। आप कैसे इशू को देखते हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पास किया गया
उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकॉर्ड पे लेना या उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, लेकिन उस एक्ट ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक लीगैलिटी दी और उस लीगैलिटी के बाद में उसमें फर्दर सुधार किए गए और कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी अगर उसका मिसयूज होता है या एविडेंस को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया जाता या टेम्पर किया जाता है, उसको लेकर के ऑफेंसेस भी क्रिएट किए गए। अगर मैं ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स की बात करूं, जिसके बारे में गृह मंत्री महोदय ने बोला है, तो बिट्स एंड पीसेज में जो हम अमेंड कर रहे हैं शायद उससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो एक टोटल ओवरऑल की ज़रूरत है। जस्टिस सतीश चंद्रा ने बहुत सारे ऑफेंसेस का जिक्र करके कहा कि इन सब में सुधार की ज़रूरत है क्योंकि ये आर्केक लॉ हो चुके हैं और उसमें अगर बेल के प्रोविज़न का इम्प्लीमेंटेशन है या एक एक्यूज पर्सन है उसके एक्सपेडिशियस ट्रायल की बात अगर हम करते हैं तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। ओपी सिंह साहब ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हमारा जो फॉरेंसिक साइंस का इस इन्वेस्टिगेशन में यूज़ है या टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ हमारे जो कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल हैं उनमें भी चेंज की ज़रूरत है। अगर आप अंडर ट्रायल जो आज जेल में है, आपने 76% का बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 76% हमारे यहाँ अंडर ट्रायल हैं। बहुत सारे अंडर ट्रायल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत माइनर ऑफेंसेस कमिट किए हुए हैं, लेकिन वो भी या तो बेल ले नहीं पाते और अगर उनको बेल मिल भी जाती है तो क्योंकि वो बॉन्ड नहीं दे पाते या कोई श्योरिटी नहीं दे पाते तो वो जेलों में बंद रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे सारे ऑफेंसेस, आज इस चीज़ की आवश्यकता है, ऐसे सारे ऑफेंसेस जो हीनियस क्राइम नहीं है उनके लिए बेल के प्रोविजन को सिंपल कर देना चाहिए और जो हमारे यहाँ इवन आर्टिकल 31A में स्पेसिफिकली लीगल एड का प्रोविजन किया गया है, वो हमारा एक किस्म से फंडामेंटल राइट है, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट सरकार ने बनाया है, उसका प्रयोग प्रॉपर होना चाहिए और लीगल सर्विस अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे एडवोकेट्स को एंगेज करके ऐसे लोगों ने जिन्होंने सीरियस क्राइम नहीं किए हैं उनका या तो ट्रायल जल्दी हो जाए या प्ली बार्गेन के अंदर उनका जो है जल्दी से ट्रायल खत्म होकर के उनको सजा मिल जाए। इन सभी प्रावधानों का उपयोग करने की ज़रूरत है। जितने हमने सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट किए हैं एक्चुअली उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि या तो पुलिस वाले उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते या जो एडवोकेट से जिस तरह की सलाह कॉन्विक्ट को या एक्यूज को चाहिए वो उस तरह की सलाह उसको नहीं मिलती है। एक और जो मेजर सुधार की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम मेजर सुधार करना चाहते हैं, मैं कहता हूं हमारे जस्टिस सिस्टम को आज जो है वो विक्टिम सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। जी, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। मल्होत्रा साहब, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, लेकिन उससे पहले मैं सतीश जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर हम बात सजा की करें, जो न्याय की बात की जाए, अगर सजा अपराध होता है उसकी सजा 6 महीने होती है तो इंसान जो अपराधी होता है वो न्याय के लिए 6 साल चक्कर काटते रह जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? न्याय जल्दी नहीं मिल पाता है, न्याय में देरी होती है। अगर आप देखेंगे तो इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी भी जो है 20-25 साल से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़ी हुई हैं और आप देखिए वो क्राइम कब हुआ होगा, नीचे कोर्ट को भी लगा लेंगे तो टाइम तो लगता ही है इसके अंदर। इस टाइम अगर हम अपने सुधार कर दें, अपने आपराधिक आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर थोड़ा सुधार हो जाए और थोड़ा इसको इजीली कर दिया जाए तो मेरे विचार से बहुत स्पीडी जस्टिस होने में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि उसको ले लिया जाए 65A के अंदर जो है वो एविडेंस एक्ट के अंदर, और ये फॉरेंसिक एविडेंस है, पहले ये क्या था कि ओपिनियन है, टिल डेट ओपिनियन है, दिस इज नॉट बाइंडिंग, इसको बाइंडिंग कर दिया जाए कोर्ट के ऊपर तो वो चल जाएगा। और जब ये आईपीसी बनी थी तब ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एक्ट वगैरह नहीं थे तो इसमें सारे प्रोविजन डालने की कोशिश की है। नाउ वी हैव द स्पेशल एक्ट्स, तो जो आपके इलेक्शन वाले प्रोविजन हैं 271A से लेकर के 271I तक के इलेक्शन के, वोटर का राइट क्या है, फॉल्स वोटिंग कैसे है, ये वगैरह सब रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में चले जाएं तो हमारा जो आईपीसी बनेगी वो बहुत लचीली बन जाएगी और बहुत छोटी बन जाएगी और इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। इसी तरह से इलीगल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी का है, आपका फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और आप गए बाहर, आपका ताला तोड़ कर मकान में घुस गए 2 गुंडे और उसके अंदर करते रहे, तो उसके लिए एक प्रोविजन हो जाए स्पेशल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 272 आईपीसी कहता है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक इंटेंट टू सेल, और उसकी पता पनिशमेंट क्या है, 6 महीने और 1000 रुपये जुर्माना। जी, आदमी की वो लाइफ खराब कर रहा है, अडल्ट्रेटेड फूड बेच रहा है, इतना पनीर इंडिया में नहीं बनता जितना कंज्यूम होता है, तो उसके क्या करेंगे उसको, तो उसका पनिशमेंट एनहांस कर दें। अभी मैंने बताया 66 के अंदर 50 रुपए फाइन है,
100 रुपए फाइन है, तो अब वो 50 रुपए 100 रुपए आज की तारीख में कोई रिलेवेंट थोड़ी है, तो उसको आप बढ़ाइए, उसको चेंज कीजिएगा। और जहां तक मल्होत्रा साहब ने कहा था बेल के लिए, बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो जो जहां सजा 3 साल की या 5 साल की है, वहां एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन डाल दीजिएगा। ये नहीं कि लिया कि पुलिस वाले ने लिया और उनको बंद कर दिया और बाद में वो वहां करते रहे। तो एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन होगा कि भाई सजा जो है 3 साल की है और उसका बॉन्ड ले लो, आप उसकी सिक्योरिटी ले लो, बेल हाथ के हाथ दे दो। तो इस तरह से जेलों में संख्या कम हो जाएगी। जी। और जो लोग अपनी सजा भुगत चुके हैं उनको तो पर्सनल बॉन्ड पे क्या, उनको तो बिल्कुल वैसे ही free बिल्कुल अंदर ही। बिल्कुल, जो अभियुक्त है वो भी न्याय की आस लगाए रहता है कि सजा का निर्धारण या जो भी न्यायपालिका को अपना जजमेंट देना है, न्याय देना है, वो जल्दी सुनाया जाए। लेकिन कई कई साल तक मुकदमा चलता रहता है और अभियुक्त जेल में रहता है, अपराध साबित नहीं हो पाता है। ओपी सिंह साहब, एक बड़ा मुद्दा जो आता है और जो सरकार जिस दिशा में काम कर रही है कि अब 6 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन कई बार देखने में यह आता है कि फॉरेंसिक जांच में सबूत नहीं मिलते हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि क्राइम का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, और जहां पुलिस वाले या जहां जुडिशियरी या प्रोसिक्यूशन बहुत स्मार्ट होती जा रही है, वैसे ही क्रिमिनल्स भी बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो जानते हैं कि किस प्रकार का तरीका हम अपनाएं। मुझे याद है कि पिछले शताब्दी में मोबाइल टेक्नोलॉजी की बहुत मांग हुई थी। 1998 1999 में हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी को समझते नहीं थे। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के आधार पे हम कई लोगों के लोकेशंस और उनके कॉल डिटेल्स पता लगा लेते हैं। तो इस प्रकार जो स्वरूप है क्राइम का बदल रहा है, और उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी वो बहुत ही रिवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी कदम ला रहा है जिस तरह से क्रिमिनल्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो जरूरी है कि फॉरेंसिक्स में, और फॉरेंसिक्स में ये भी एक पार्ट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी एक पार्ट है उसका, कि हम फॉरेंसिक्स के बहुत सारे आयाम को उसको पढ़ें, उसको अध्ययन करें, और उसको हम किसी भी प्रकार से एविडेंस एक्ट में समावेशित करें। क्योंकि जरूरी है कि जिस प्रकार के अभी आपने हाल ही में देखा, दिल्ली में 2 क्राइम्स हुए, बहुत ही विभत्स क्राइम हुए, और उस क्राइम को कैसे हम कनेक्टिंग डॉट्स को जोड़े, किस प्रकार हम एविडेंसेस को कलेक्ट करें। फॉरगेट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस को भी हम जोड़ पाने में सक्षम सिर्फ इसलिए हुए कि हमारा फॉरेंसिक साइंस का नॉलेज बहुत अच्छा था, चाहे वो डीएनए से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज से रिलेटेड हो। तो जरूरत है कि फॉरेंसिक साइंस को हम किस प्रकार डिजिटाइज। जी बिल्कुल, और इसीलिए सरकार भी जो है वो राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की संरचना और उपयोगिता को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रही है। लेकिन 2 मुद्दे पीके मल्होत्रा साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक तो मुद्दा आता है विटनेस सिक्योरिटी का, और दूसरा आता है पीड़ित पक्ष से जुड़ा, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। इन 2 मुद्दों पर आपका क्या कहना है? आपने 2 बातें कही, कौन कौन सी? एक तो विटनेस जो प्रोटेक्शन का जो मुद्दा आता है, उसकी सुरक्षा का जो मुद्दा आता है, और दूसरा पीड़ित पक्ष से जुड़ा जो विषय है। देखिए, हमारे यहाँ जब ट्रायल में डिले होता है तो अक्सर एक्यूज्ड की ये मंशा होती है कि डिले होने से जितनी विटनेसेस हैं वो या तो आएंगी नहीं, या बैकआउट कर जाएंगी, या वो विटनेसेस को विन ओवर कर लेगा। इसके लिए अगर एक विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी बहुत समय से बात चली आ रही है, उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। और अभी तक जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर ही रेगुलेट होता है। जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं तो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट को लाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, अभी तक हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें जो भी व्यक्ति क्राइम करता है आप उसको तो पनिश कर देते हैं, लेकिन जो उसका अफेक्टेड विक्टिम है, विक्टिम को उसके लिए कोई जो है बेनिफिट नहीं मिलता है। विटनेस को भी जो पर्सन जिसके अगेंस्ट में क्राइम कमिट किया गया है, अगर उसको भी कोई बेनिफिट दिया जाए तो मैं समझता हूं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और अधिक सुधार आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2013 में जब वर्मा कमेटी के बाद में ये अमेंडमेंट लाया गया एक्ट में, तो रेप विक्टिम के लिए कॉम्पेंसेशन का प्रावधान रखा गया। इसी तरह जब बाकी भी क्राइम कमिट होते हैं, अगर उसमें भी इस तरह की पावर न्यायालय को दे दी जाए कि अगर किसी एक्यूज्ड को जो है सजा हो जाती है तो जो विक्टिम है, विक्टिम को भी कॉम्पेंसेशन किस तरह से दिया जाएगा वो देखने की आवश्यकता है। और उसको अगर कॉम्पेंसेशन दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो और अधिक बेटर हो जाएगा।
जी बिल्कुल पीके मल्होत्रा साहब, आपराधिक कानूनों में सुधार का बहुत व्यापक मुद्दा है और संसदीय समितियों में भी इस मुद्दे पे लगातार चर्चा होती रही है। इस पे संसदीय समितियां भी अपने समय समय पर जोर देती रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर सरकार आपराधिक कानूनों में सुधार का उल्लेख कर रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात आज की बदलती हुई परिस्थितियां भी है। साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के जो कानून अभी तक चले आ रहे हैं उनसे भी देश को मुक्ति दिलाना भी एक लक्ष्य है, ताकि आम आदमी को सस्ता और जल्दी न्याय मिल सके और जो खूंखार अपराधी हैं वो बचकर ना निकल पाएं। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।